हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा लेकर आई हूँ एंटोन चेखव जी की लिखी कहानी वांका का हिंदी अनुवाद। 9 वर्ष का वांका झुकोव, जिसे 3 महीने पहले अल्याखिन मोची के यहाँ काम सीखने भेज दिया गया था, बड़े दिन से पहले वाली रात को सोने नहीं गया था। वो इंतजार करता रहा और जब उसका मालिक और मालकिन तथा वहां काम करने वाले दूसरे लोग गिरजाघर चले गए, तब उसने मालिक की अलमारी से दवात और कलम निकाली जिसकी निब में जंग लग गया था। उसने एक मुड़ाया कागज का ताव निकाला, उसे फैलाकर रखा और लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने के पहले उसने कई बार खिड़की और दरवाजे की तरफ सहमी आंखों से ताका, गहरे रंग के देव चित्र की ओर निहारा जिसके दोनों ओर दूर तक जूतों के फर्मों से सजी सेल्फे थीं और कांपती हुई गहरी उसास ली। कागज बेंच पर फैला हुआ था और वांका बेंच के पास फर्श पर घुटनों के बल खड़ा था। उसने लिखा, प्यारे बाबा कॉन्स्टेंटिन बकारिज, तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं। मैं तुम्हें बड़े दिन का सलाम भेजता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखेगा। मेरे बापू और मेरी अम्मा नहीं हैं और मेरे लिए बस तुम ही हो। वांगा ने सिर उठाकर खिड़की के अंधेरे शीशे की तरफ देखा जिस पर जलती मोमबत्ती की परछाई झिलमिला रही थी। कल्पना में उसने अपने बाबा कॉन्स्टेंटिन मकारिज को साफ देखा, जो झिवारियोव नामक किसी धनी आदमी का रात्रि चौकीदार था। वह दुबला पतला छोटा सा 65 साल का बूढ़ा था, पर बहुत चुस्त और फुर्तीला। उसके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती और उसकी आंखें शराब के नशे से चुंधियाती रहती। दिन में वह या तो नौकरों के रसोई घर में सोया करता या बैठा बैठा रसोई दारिनों से मखौल किया करता। रात में वह भेड़ की खाल का बना लवादा ओढ़े लाठी खटखटाते हुए हवेली के चारों ओर चक्कर काटा करता। उसके पीछे पीछे उसकी बूढ़ी कुतिया कस्तांका, वह एक दूसरा कुत्ता जो काले बालों वाले और नेवले जैसे लंबे शरीर की वजह से व्योन कहलाता था, सिर झुकाए चला करते। व्योन के ढंग से लगता कि उसमें आदर करने और हर एक से परिचय प्राप्त करने की विलक्षण प्रतिभा है। वह जान पहचान वाले और अजनबी हर एक की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालता, पर उस पर विश्वास की भावना नहीं जमती थी। उसकी सिधाई और आदर सूचक वर्ताव तो दुष्टता की गहरी प्रवृत्तियों को छिपाने के लिए नकाब भरते हैं। अकस्मात दौड़कर पैर में काट लेने, तहखाने में चुपचाप घुस जाने या किसानों की मुर्गियां झपट लेने में वह उस्ताद था। आए दिन उसकी पिटाई होती रहती थी। 2 दफा उसे रस्सी से बांध कर लटकाया जा चुका था। हर हफ्ते उस पर इतनी मार पड़ती कि वह अधमरा हो जाता था, पर इन सबसे वो कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे। वह जैसे का तैसा बना हुआ था। बाबा शायद इस वक्त फाटक पर खड़े गांव के गिरजाघर की खिड़कियों से आ रही तेज लाल रोशनी की चुंधियाती आंखों से देख रहे होंगे और फेल्ट बूट पहने पैर थपथपाते नौकरों चाकरों से चुहल कर रहे होंगे। वह अपनी बाहें फैलाते और सर्दी में सिकुड़ते होंगे और रसोई दारिन या नौकरानी को चुटकी काटते हुए बूढ़ों की तरह ही करते होंगे। औरतों की तरफ हुलास की डिबिया बढ़ाते हुए वह कहते होंगे, लो एक चुटकी सुंगली लो। औरतें सुंगनी नाक में डालेगी और छींकेगी। बाबा बेहद खुश हो खिल्ली उड़ाते हुए ठट्ठा मार के हंस पड़ेंगे और चिल्लाएंगे, ठंड से जमी नाक के लिए तो अक्सीर है। कुत्तों को भी सूंघनी दी जाएगी।
कस्तांका छीकेगी, सिर हिलाएगी और चुपचाप चली जाएगी, मानो बुरा मान गई हो। लेकिन व्योन चीखने की अशिष्टता नहीं करेगा और दुम हिलाता रहेगा। मौसम बेहद सुहावना होगा, हवा थमी सी पारदर्शी और ताजी। रात अंधेरी होगी पर सफेद छतों, पाले और बर्फ से चमकते पेड़ों, चिमनियों से उठते धुओं वाला पूरा गांव साफ साफ दिखाई पड़ता होगा। आसमान में खुशी से चमकते तारे छिटक रहे होंगे और आकाश गंगा बिल्कुल साफ दिखाई देती होगी, मानो त्योहार के लिए अभी अभी धोई मांजी गई हो और बर्फ से रगड़ी गई हो। वांका ने गहरी सांस ली, स्याही में कलम डुबोई और फिर से लिखने लगा। और कल मुझ पर बुरी तरह मार पड़ी। मालिक मेरे बाल पकड़कर घसीटता हुआ बाहर आंगन में खींच ले गया और पेटी से मेरा चमड़ी उधेड़ने लगा, क्योंकि इस संयोग से मैं उनके बच्चे को झुलाते झुलाते सो गया था। और पिछले हफ्ते एक दिन मालकिन ने मुझसे हेरिंग मछली साफ करने को कहा। मैंने उसकी दुम से सफाई शुरू की तो मालकिन ने मछली छीन ली और उसका सिर मेरे मुंह पर रगड़ डाला। दूसरे कामगार मेरा मजाक उड़ाते हैं, शराब खाने से वोदका लाने को भेजते हैं और मुझे मालिक के हीरे चुराने पर मजबूर करते हैं। और मालिक जो चीज भी सामने पड़ जाए उसी से मेरी ठुकाई करने लगता है और खाने को कुछ मिलता नहीं। सवेरे रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, दोपहर को दलिया और शाम को फिर रोटी का टुकड़ा। मुझे चाय, मिठाई या गोभी का सुरवा कभी नहीं मिलता। ये चीजें तो वे सारी की सारी खुद ही बकोस जाते हैं। मुझे ड्योढ़ी में सुलाते हैं। रात में जब उनका बच्चा रोने लगता है तो मुझे उसे झुलाना पड़ता है और मैं बिल्कुल सो नहीं पाता। प्यारे बाबा, भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे गांव ले जाओ। मुझसे अब यह नहीं सहा जाता। मेरे बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। वांका के होठ फड़के, काली मुट्ठी से उसने अपनी आंखें मली और सिसकी भरी। मैं तुम्हारी सूंघनी पीस दिया करूंगा, उसने पत्र में आगे लिखा। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना किया करूंगा और अगर मैं शरारत करूं तो जितने चाहो उतने वेत मारना। और अगर तुम समझते हो कि मेरे लिए वहां कोई काम नहीं है तो मैं कारिंदे से कहूंगा कि वह मुझ पर रहम खाकर मुझे जूते साफ करने का काम दे दे, या मैं फिद्या की जगह चरवाहे का काम कर लूंगा। प्यारे बाबा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी जान निकली जा रही है। जी मैं आया था कि पैदल ही गांव भाग जाऊं, पर मेरे पास जूते नहीं और मुझे पाले का डर है। और जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। और जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे मैं अम्मा के लिए करता हूं। और मास्को इतना बड़ा शहर है, बड़े लोगों के यहाँ इतने सारे मकान हैं और इतने घोड़े हैं और भेड़ें तो बिल्कुल नहीं है और कुत्ते डरावने नहीं है। बड़े दिन पर लड़के सितार लेकर नहीं निकलते और गिरजाघर में गाना गाने को उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। एक बार मैंने दुकान में मछली पकड़ने के कांटे बिकते देखे और वहां डोर लगी बंसी थी, जैसी चाहो वैसी मछली पकड़ने की बंसी। और वहां एक बहुत बढ़िया कांटा था जिस पर आधा मन के रोहू तक आ जाए। मैंने दुकान देखी है जहां हर तरह की बंदूकें मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे घर पर मालिक के पास है। उनकी कीमत 100 रूबल तो जरूर होगी। और बुचड़ों की दुकानों पर तीतर, वन कुकरी और खरगोश मिलते हैं, पर वे लोग नहीं बताते वे इन्हें कहां से मार कर लाते हैं। प्यारे बाबा, वहां हवेली में जब बड़े दिन का फर का पेड़ सजाएंगे तब तुम उनमें से मेरे लिए पन्नी वाला एक अखरोट ले लेना और उसे हरी संदूकची में रख देना। छोटी मालकिन ओल्गा इग्नायेत्वा से मांग लेना, कह देना वांका के लिए है। वांका ने गहरी सांस ली और फिर खिड़की के शीशे की ओर ताकने लगा। उसे याद आया, बाबा मालिकों के लिए बड़े दिन का फर का पेड़ लाने जंगल में जाया करते थे
और उसे अपने साथ ले जाते थे। वे भी कितने सुख के दिन थे। फर के पेड़ काटने के पहले बाबा पाइप सुलगाते, एक चुटकी हुलास लेते और ठंड से कांपते वांका पर हंसते। फर के पेड़ बर्फ पाले से ढके स्तब्ध से खड़े या प्रतीक्षा करते कि उनमें से कौन मरेगा, और यकाएक बर्फ के ढेरों पर उछलता कोई खरगोश तीर सा निकल जाता। बाबा चिल्लाने से ना चुकते, रो ले, पकड़ ले, दुम कट्टे शैतान। बाबा पेड़ घसीटते हुए हवेली ले जाते और वहां उसे सजाना शुरू कर देते। वांका की प्यारी छोटी मालकिन ओल्गा सबसे ज्यादा व्यस्त होती। जब तक वांका की माँ पेलागिया जिंदा थी और हवेली में चाकरी करती थी, ओल्गा वांका को मिठाइयाँ देती थी। अपने मन बहलाव के लिए उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और 100 तक गिनती करना और पॉडल नाचना भी सिखाया था। और जब पेलागिया मर गई तो अनाथ वांका फिर अपने बाबा के पास नौकरों के रसोई घर, वहां से मोची अल्लाखिन के यहाँ मास्क को भेज दिया गया। वांका ने आगे लिखा, प्यारे बाबा मेरे पास आ जाओ, ईसा मसीह के नाम पर मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे भागे अनाथ पर दया करो। ये लोग हमेशा मुझे मारते पीटते हैं और मैं बराबर भूखा रहता हूँ और मैं इतना दुखी हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बराबर रोता रहता हूँ और अभी उस दिन मालिक ने मेरे सिर पर फरमा इतनी जोर से मारा, मैं गिर पड़ा और मुझे लगा अब मैं फिर उठ नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है और अलियोना कहने येगोर और कोचवान को मेरा प्यार कहना और मेरा बाजा किसी को मत देना। मैं हूं तुम्हारा नाती वांका झुकोव, प्यारे बाबा आ जाओ। वांका ने कागज को चौपड़ता मोड़ा और उसे एक लिफाफे में बंद किया जिसे वह एक दिन पहले एक कोपेक का खरीद लाया था। तब वह ठहर कर सोचने लगा। फिर दवात में कलम डुबाई और लिखा, गांव में बाबा को मिले। फिर सोचा, अपना सिर खुजलाया और जोर दिया, कॉन्स्टांतिन मकारीज को मिले। इस बात पर खुश होते हुए लिखने में उसे किसी ने नहीं रोका टोका। उसने अपनी टोपी लगाई और कमीज पर कोट पहने बिना गली में दौड़ गया। एक दिन पहले बूचर की दुकान में पूछने पर लोगों ने उसे बताया था कि खत डाक के बम्बे में डाले जाते हैं और इन बम्बों से डाक की उन गाड़ियों पर सारी दुनिया में भेजे जाते हैं जिनके 3 घोड़े होते हैं। कोचवान शराबी होते हैं और जिनमें घंटियां बजा करती हैं। वांका पास वाले बम्बे तक दौड़ कर गया और अपनी अमूल्य चिट्ठी बम्बे की दराज में डाल दी। घंटे भर बाद सुनहरी आशाओं की लोरियों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसने एक अलाव घर का सपना देखा। अलाव घर के ऊपर बाबा बैठे थे, उनके नंगे पैर लटक रहे थे। वह रसोईदारिनों को चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे। व्योन अलाव घर के सामने आगे पीछे दुम हिलाते हुए टहल रहा था। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा से कथा कस्तूरी पर एंटोन चेखव जी की कहानी वांका। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।